प्यारे स्टूडेंट्स नमस्ते, वेलकम आप सभी का आज के इस एक और लेक्चर में। आई होप आप सब लोग सेफ हो, अपनी फैमिली को भी सेफ रखे हुए हो और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जल्दी से इस पीरियड से भी वॉरियर्स की तरह लड़ करके बाहर निकल जाएंगे और बहुत ही अच्छे सिरे से अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगे, अपना करियर जो है उसको कंटिन्यू करेंगे और ग्रेटफुल रहेंगे उन सब के लिए जिन्होंने इस टाइम में हमारी हेल्प की थी। तो हमें आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा अपना पुराना पार्ट लेना है जो कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था न्यूट्रिशन का, उससे कनेक्टेड है। वो टॉपिक क्या है देख लेते हैं खैर अपन, और इस टॉपिक के बाद में हमें रेस्पिरेशन शुरू करना है। तो अगर पहले जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। तो द टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। भाई हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ा इस चैप्टर में, शुरू ही हमने तो वहीं से किया था कि एक प्लांट में किस तरह से न्यूट्रिशन का प्रोसेस पूरा होता है। और अगर हम देखें एक ह्यूमन में, या ह्यूमन में पढ़ा हमने मेनली, थोड़ा बहुत अमीबा में भी देखा था कि हेटेरोट्रोफ में फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन में किस तरह से न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो रहा है। फिर वो न्यूट्रिशन में हमने देखा इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, असिमिलेशन होता है और फिर इजेशन होता है। तो ये हमने वहां पर पढ़ा था। लेकिन अब डिफरेंस क्या है दोनों में, ये वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछते हैं और अगर पूछ लेना तो खुश होना है। क्यों? क्योंकि ये फ्री के मार्क्स देता है ये क्वेश्चन। क्या? फ्री के मार्क्स। तो आपको 2-4 पॉइंट्स इसके बारे में ध्यान रखने हैं। वो पॉइंट देखो क्या क्या है। पहला पॉइंट है फूड इज सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड। भैया ऑटोट्रोफिक जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें खाना खुद का खुद बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि मम्मी किचन में खुद बना रही है खुद का खाना तो मम्मी ऑटोट्रोफ है हम हेटेरोट्रोफ है, नहीं ऐसा नहीं है। खुद बनाने का मतलब ये है कि मतलब हमें कुछ बाहर से नहीं लाना, आटा और ये और वो नहीं, बाहर से बस सिंपल सिंपल चीजें ली प्लांट ने, पानी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और खाना बना दिया सनलाइट की प्रेजेंस में। मतलब उसने ग्लूकोज बना दिया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस उसमें से बना दिया। तो ऐसा। फिर यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं, फूड इज ऑब्टेन्ड रेडीमेड फ्रॉम आउटसाइड। हम बाहर से इस हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में फूड को ऑब्टेन करते हैं, रेडीमेड फूड को हम नहीं बनाते भैया। हम सीधा आते हैं, बोले भैया एक पिज्जा देना, एक बर्गर देना, या फिर हम लोग बोल देते हैं कि भैया हमें पास्ता खाने हैं आज, या हमें मम्मी आज आलू का पराठा खाना है हमें। तो आलू मिल गया हमें बना बनाया, गेहूं हमें मिल गया नेचर से, तो हमने बनी बनाई चीजें वहां से ले ली। एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। एक बाहर से सोर्स चाहिए एनर्जी के लिए। फॉर एग्जांपल कैसे? सनलाइट। प्लांट बोले मैं नहीं बना रहा खाना। अरे क्यों नहीं बना रहे? बोले धूप नहीं आई। धूप चाहिए, धूप जादू है ठीक है ना। तो इसको धूप चाहिए, या फिर कोई आर्टिफिशियल लाइट चाहिए, टॉर्च ले जाकर के खड़े हो जाओ, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स चाहिए सनलाइट। सनलाइट हो सकती है या कोई और लाइट हो सकती है, एनर्जी का एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। यहां कह रहे हैं एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। बाहर से एनर्जी के सोर्स की जरूरत नहीं है, बल्कि जो फूड हम खा रहे हैं, खाएंगे, उसी में से हमें सारी एनर्जी मिलती है। मतलब यहां तक कि हमारा स्टमक, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा खोपड़ा, हमारी आंख, हमारा मुंह, हमारे हाथ, इन सबको, मतलब स्पेशली अगर आप, हंसने वाली बात यह है या इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे स्टमक को भी काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो भी इसी फूड से मिलती है जो हम खाते हैं। मतलब वो एनर्जी को यूज करके ही इस फूड को डाइजेस्ट करता है और फिर उस डाइजेस्टेड फूड में से वापस एनर्जी मिलती है, फिर वो वापस इसको यूज करता है नए फूड को, जो नया आएगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये हमने यहां पर लिखा है। फिर हम कह रहे हैं food is synthesized from simple inorganic materials such as water, minerals and CO2, that is carbon dioxide। जो खाना है वो बहुत सिंपल में बन रहा है। अच्छा किससे बन रहा है? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। अच्छा सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। इनऑर्गेनिक याद है, बताया था आप लोगों को इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में डिफरेंस। इनऑर्गेनिक वो मटेरियल है, वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों साथ में नहीं है। एक हो सकता है इनऑर्गेनिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन नहीं है, या वाटर हो सकता है, कार्बन नहीं है। तो दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक शक्कर हो गई या ग्लूकोज, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और कुछ हो तो चलेगा, ऑक्सीजन भी हो, कुछ और भी हो तो चल जाएगा, दैट डजंट मैटर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? तो फूड सिंथेसाइज होता है यहां पर किससे? सिंपल सिंपल चीजों से। सिंपल मटेरियल भी कौन सा? इनऑर्गेनिक। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और सनलाइट, और बस वो क्लोरोफिल मिलकर के सारा मस्त एकदम फल फ्रूट सब बना देते हैं, पत्ती वत्ती बना देते हैं, सब कुछ ही उस पर डिपेंडेंट है देखा जाए तो एक तरह से। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर नॉट मच रिक्वायर्ड।
हमारे शरीर में इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस है उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। मतलब हम उनकी बात कर रहे हैं जो हीटेरोट्रोफ्स हैं, जो इन पर डिपेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम नमक खाते हैं। नमक क्या है? NaCl। या हम और तरह के भी सॉल्ट्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन हम उनको बहुत ज़्यादा नहीं खाते। हम इतने सारे आटे में, गेहूं में, कार्बोहाइड्रेट्स में इतना सा नमक डालते हैं। तो मतलब हमें इनऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल नमक है, तो उनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर हमारी से मतलब हीटेरोट्रोप्स हैं, और भी कुत्ता हो गया, गाय हो गई, बिल्ली हो गई, है ना, गधा हो गया, घोड़ा हो गया, पक्षी हो गया, अलग अलग तरह के। तो ऑल दे कम इनटू दिस कैटेगरी। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं यहाँ पर फोर्थ देखो, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड। ये हरा हरा होता है क्लोरोफिल, और यहाँ पे कोई क्लोरोफिल नहीं होता, रिक्वायर्ड नहीं होती। किनको? हीटेरोट्रोप्स को। अच्छा समझना, वो मूवी है शायद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, उसमें वो है ना ऐसे दिखाते हैं, वो एक कैरेक्टर है, फीमेल है, गमोरा उसका नाम, वो रेड सॉरी पूरा ग्रीन दिखती है वो शायद वो अभी थॉर, थानोस, एवेंजर्स में भी शायद वो कुछ कनेक्शन है उनका। तो वो ग्रीन है, तो मेरे को लगता था कि वाह, ये कहाँ से आते, कौन से प्लेनेट से आए होंगे ये, कि इनके वहाँ तो हीटेरोट्रोफ्स जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन जैसे दिखने वाले जो दूसरा स्पीशीज है, वो भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। समझ रहे हो आप इसको? लेकिन ऐसा सच में नहीं है, जस्ट किडिंग। आगे देखो, फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग डे टाइम। खाना जनरली कब बनाते हैं? डे टाइम पे बनाते हैं। देखो मतलब नहीं है मतलब चाहे तो रात को भी बनाते हैं, चाहे दिन को भी। समझना भाई, लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा। वैसे फोटोसिंथेसिस में दो तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एक लाइट रिएक्शन होती है पहली, और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन इनमें, प्लांट्स में। तो जो डार्क रिएक्शन होती है वो ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको लाइट से कोई मतलब नहीं होता, जरूरत नहीं होती। अगर लाइट है तो भी हो जाएंगी, लाइट नहीं है तो भी हो जाएंगी, डजंट मैटर। तो इनमें क्या होता है, प्लांट्स के पास दोनों ऑप्शन होते हैं। वो दिन को भी बना लेते हैं अपना खाना, काफी सारे चाहें तो रात को बना लेते हैं। जैसे बहुत जो रेगिस्तान में बहुत गर्मी में जो प्लांट्स होते हैं ना, वो यूजुअली आधी जो केमिकल रिएक्शन है वो दिन में कर लेते हैं, और आधी जो है वो रात को करते हैं, ताकि उनका वाटर लॉस वगैरह जो है कम हो। तो कहने का मतलब है कि यूजुअली हम कह रहे हैं कि दिन के टाइम में ये खाना जो है अपना बनाते हैं यहां पर। और अगर हम साथ ही साथ में देखें तो कैन बी ऑब्टेन्ड एट ऑल द टाइम्स। हमें देख लो, छुट्टियां चल रही हैं अभी, मतलब कोरोना के कारण छुट्टियां, घर बैठे हैं हम सारे बच्चे। मम्मी सुबह क्या बनाओगे? डोसा खिला दो ना। सुबह तो डोसा मम्मी, ब्रेकफास्ट मस्ट बी हैवी, ब्रेकफास्ट तो हैवी होना चाहिए ना मम्मी। दिन होते मम्मी खाने में क्या है? शाम होती मम्मी चाय तो पिला दो। फिर थोड़ी देर मम्मी स्नैक्स खिला रही हो क्या? मम्मी मैगी बना दो। फिर बोले मम्मी आज रात को तो कुछ स्पेशल बना दो। तो हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं है। हीटेरोट्रोफिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो हीटेरोट्रोफ्स हैं, जो हीटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, उनको तो भैया कोई, अरे जब जहाँ मिल जाएगा वहीं खाना चालू हो जाता है। पहले तो पूछते थे कि मम्मी कहीं किसी की शादी में नहीं चलना क्या? छोटे थे ना तो कितना एक्साइटमेंट होता था कि शादी में जा रहे हैं। अच्छा क्यों जा रहे हैं? खाना खाने जा रहे हैं। मुझे तो मतलब याद नहीं है कि बचपन में मैं किसी शादी में गया हूँ और मुझे पता हो कि दूल्हा दुल्हन कौन है। नेवर, डजंट मैटर, कभी मैटर ही नहीं किया। लेकिन अब बड़े हो गए, अब समझ में आता है ऐसा नहीं होता। आगे देखो, डाइजेशन इज एब्सेंट। तो डाइजेशन एब्सेंट होता है किनमें? ऑटोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है उसमें डाइजेशन की जरूरत ही नहीं। देखना इंटरेस्टिंग चीज है, ऑटोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन है उसमें क्या हो रहा है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उससे आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बना रहे हो। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, सिंपलर से कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स को तोड़ते हैं सिंपलर में। मतलब हमारी बॉडी में डाइजेशन जो हो रहा है उसमें डाइजेशन का मतलब क्या है कि जो हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस खाए हैं उसको तोड़ा जा रहा है सिंपलर सब्सटेंसेस में, जो कि सॉल्यूबल हैं, जो बॉडी में आगे पहुंच जाएं, यूटिलाइज हो जाएं। आ रही बात आपको समझ में? तो यहां तो डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, बल्कि यहां तो जो हो रहा है वो उसके उल्टा हो रहा है, उलट हो रहा है बिल्कुल। और यहां पर आप देखोगे कि डाइजेशन टेक्स प्लेस, फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। अलग अलग तरह के एंजाइम्स की हेल्प से जो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें फूड को तोड़ते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हमने हमारा जब पढ़ा था गट के बारे में, एलिमेंट्री कनाल के बारे में, तो अलग अलग तरह के एंजाइम्स पढ़े थे अपन ने। पेप्सिन के बारे में पढ़ा, ट्रिप्सिन के बारे में पढ़ा था अपन ने, या फिर उसके बाद में आप अगर आगे देखोगे
बाइल जूस भी आ रहा था कुछ एक हेल्प करने के लिए, या फिर और आगे आप देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स थी जिनमें से हमारे पास में इंटेस्टिनल जूसेस भी आ रहे थे, तो वो भी फाइनली जो फूड है उसको कन्वर्ट कर रहे थे। तो देयर आर सो मेनी एंजाइम्स which are helping us in this process, or all the other animals or those organisms which are performing this process, this type of nutritional process. फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि all green plants and some type of bacteria have this type of nutrition. सारे ग्रीन प्लांट और बहुत सारे बैक्टीरिया आपको याद होगा, एक ओशन वाला बैक्टीरिया आपको बताया था प्रोक्लोरोकोकस, जो ओशन की लगभग 70-80% ऑक्सीजन जो है जनरेट करता है। तो जो भी ग्रीन है कुल मिलाकर के बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, शायद कुछ एक प्रोकैरियोट्स भी आते हैं इसमें, जो क्या करते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं, खुद का फूड खुद से बनाते हैं। और यहाँ आप देखोगे तो एनिमल्स हो गए, एनिमल्स में हम भी आ गए, कुत्ता, गधा, घोड़ा, बैल, पक्षी जो है, अलग अलग तरह के बर्ड्स जो हैं, जो कैट्स हैं अलग अलग तरह की, वो सब जो हैं यहाँ पर आ गए। और काफ़ी सारे प्रोटिस्ट भी हैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान दोगे तो प्रोटिस्टा किंगडम आप पढ़ सकते हैं कभी बाद में। और मोनेरन्स भी कुछ एक यहाँ पर है। मोनेरन्स मीन्स टू से जो मोनेरा किंगडम में बिलोंग करते हैं। मोनेरा वाले वैसे लगभग सारे बैक्टीरियाज हैं, तो कुछ एक तरह के आप यूँ समझ सकते हो कि बैक्टीरिया जो हैं वो भी हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं। इंटरेस्टिंग, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। तो आ जाओ अपन बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक, थैंक यू टू दीज ट्रीज, है ना, इन्होंने हमको इतना ऑक्सीजन दिया है, इतने सारे ईयर्स तक दिया है, फ्रूट्स दिए हैं, सब कुछ खाने को दिया है, बिकॉज ऑफ देम ओनली वी आर अलाइव। तो हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन। यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूँगा कि अभी जो हमारा ह्यूमन पूरा का पूरा सोसाइटी है, एज अ वर्ल्ड, जो पूरा अर्थ है, वो इतने बड़े चैलेंज से होकर के गुजर रहा है, दैट इज दिस कोरोना वायरस। ये अभी तक भी मिस्ट्री है कि कोरोना वायरस आया कहाँ से, कि उसको कहीं लैब में बनाया है या वो जो है एनिमल्स से अलग अलग तरह के ह्यूमंस में आया है, ह्यूमंस में वो होकर के आया है, विच इज़ नॉट गुड। ऐसा क्यों होता है? जब ह्यूमंस जो है ना बहुत ज़्यादा नेचर में इंटरवीन करते हैं, फॉरेस्ट ख़त्म कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, है ना, ह्यूमंस किए हैं ह्यूमंस, और अब भी करते ही जा रहे हैं, पूरे के पूरे बहुत ज़्यादा जंगलों में आगे लगा, बहुत गड़बड़, और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा हर्ट करना। तो ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच का इंटरेक्शन जब इस तरह का हो जाता है, तो पूरा का पूरा जो हमारे पास में साइकिल है, जो फूड वेब है, या जो हम आगे पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर्स में, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर ह्यूमंस में जो एनिमल्स की बीमारियां होती हैं वो आने लग जाती हैं। इसके एग्जाम्पल पहले भी हो चुके हैं, H1N1 एक वायरस आ चुका है पहले, या हम जिसको चिकनगुनिया बुखार के नाम से जाने थे, ऐसे और भी बीमारियां हैं, चमकी बुखार भी शायद एनिमल्स से ही आता है ह्यूमंस में। सो देयर आर सो मेनी अदर डिसीजेस, कॉम्प्लिकेशंस। तो हमें नेचर को हमारे साथ लेकर के चलना चाहिए, उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, एंड ट्रीज लगानी चाहिए सबको, ताकि हम अच्छे से रेस्पायर तो करें कम से कम। चलिए खैर रेस्पिरेशन शुरू करते हैं। तो पहला झटका आपको यहीं दे देते हैं। मैं बचपन से सोचता था रेस्पिरेशन का मतलब होता है ना 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 ना, ये नहीं होता। केवल ये जो अभी किया, ये इनहेलेशन था और एक्सहेलेशन था, या इसको हम इन शॉर्ट ब्रीदिंग भी कह सकते हैं एक वर्ड में, लेकिन ये रेस्पिरेशन नहीं था। अच्छा, रेस्पिरेशन से रिलेटेड था क्या? हाँ, रेस्पिरेशन से रिलेटेड था। रेस्पिरेशन का एक पार्ट है जो हमने ब्रीदिंग की, वो रेस्पिरेशन का एक स्टेप है। अलग अलग स्टेप्स हैं रेस्पिरेशन के, सारे नहीं है हमारी बुक में, बट थोड़ा सा आइडिया हम जरूर से ले सकते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, यहाँ देखो, रेस्पिरेशन के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो फूड हमने खाया उसका डाइजेशन हुआ, असिमिलेशन हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ, फिर असिमिलेशन हुआ। असिमिलेशन मतलब एनर्जी गेन करने के लिए उसको यूटिलाइज किया, अलग अलग सेल्स तक पहुंचाया। अब फाइनली वो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, जो बाकी सारे हैं, वो एक एक सेल तक हमारी बॉडी में पहुंच गए ब्लड के साथ में। तो अब फाइनली उनको हमें कुछ ऐसा करना है उनके साथ एक प्रोसेस की उससे एनर्जी मिल जाए, जो कि हमारा मेन पर्पस था। खाना क्यों खा रहे हैं हम? वी नीड एनर्जी। एनर्जी क्यों चाहिए? ग्रोथ करना है, काम करने हैं बहुत सारे। अगर बॉडी में कुछ टूट फूट हो गई है तो उसको रिपेयर करना है। फॉर दैट वी नीड एनर्जी। गेटिंग दिस? तो कह रहे हैं कि जो भी फूड हमने खाया है उसको यूटिलाइज करना किसके लिए? एनर्जी रिलीज करने के लिए। वो प्रोसेस क्या कहला रहा है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड
इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं। अगर एग्जाम में पूछे तो दिस इज द डेफिनेशन विच यू आर सपोज टू राइट, हालांकि नहीं पूछी जाती इतनी छोटी सी बात। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन का इनहेलेशन करना, इनटेक करना, अंदर लेना, इनटू द सेल्स, सेल्स तक जाना उस ऑक्सीजन का, दिस इज फर्स्ट थिंग। यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड, फिर इसको यूज करना ऑक्सीजन को फूड को बर्न करने के लिए। बर्न क्यों वर्ड यूज किया है समझना। अगर एक पेपर लेके मैं जला दूं बूम, तो अगर उस पेपर को जला दें तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन है या जो वुड है, वुड से ही बनता है पेपर, तो उसको अगर हम जला रहे हैं तो ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन हो रही है। आपको पता है ना, अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो कोई चीज जलेगी नहीं, इजीली कोई चीज जलेगी नहीं। आग जो आपको दिखती है वो ऑक्सीजन के कारण होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में भी 21% जो है ऑक्सीजन है, इसीलिए आग लग पाती है। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन ले आओगे तो वो आग बुझ जाती है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि उस डाइजेस्टेड फूड की रिएक्शन किससे हो रही है, ऑक्सीजन से हो रही है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड सेज बर्निंग। क्या है वर्ड, बर्निंग फूड। और फिर कह रहे हैं एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स, और फिर हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो उस प्रोसेस में बन रहे हैं। अच्छा वो कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया ऐसे करके। पानी भी बनता है, पानी भी हमारी बॉडी अकॉर्डिंगली जितना रिक्वायर्ड है या जितना नहीं है उसके हिसाब से बाहर निकाल देती है। वो कैसे निकालती है वो अपन समझ लेंगे। तो एक बात यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि है ना, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। ना ना ना, हम सब ले लेते हैं। कोई अगर गंदी बदबू भी निकाल के बैठा है ना पाँव फूं करके, तो वो भी जाती है ना नाक में। नाक में कोई फिल्टर थोड़ी लगा हुआ है। तो ये बात आप प्लीज अपने मन से निकाल दो, सारी गैसेस जाती हैं। इसीलिए अगर हम किसी बाहर धुएं वाली जगह पर जा रहे हैं, जैसे दिल्ली जैसी जो सिटी है उसमें इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो वहाँ पर नाक में बहुत सारे अंदर सल्फर डाइऑक्साइड के या सल्फर ऑक्साइड्स जाते हैं, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड्स काफ़ी सारे बॉडी में अंदर जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। साथ ही साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर जाते हैं, जो भी हमारे लिए अच्छे नहीं होते, और ब्लड स्ट्रीम में फिर वो पहुँच जाते हैं, तो विच इज़ नॉट गुड। कोई लोग अगर सिगरेट पी रहे हैं, ऐसे सब कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी में भी अलग अलग तरह की जो गैसेस हैं वो जाती हैं, या केवल वो जो धुआं भी किसी की बॉडी में जा रहा है तो अलग अलग तरह के केमिकल्स अंदर जा रहे हैं विच आर नॉट एट ऑल गुड फॉर बॉडी। समझ में आई। बस वो तो ये है कि जब हम सांस छोड़ते हैं वापस से, तो वो जो बाकी गैसेस वगैरह थी वो बाहर आ जाती है, हमारे काम नहीं आती। हमारे काम कौन सी आती है, दैट इज ऑक्सीजन। ये यहाँ पर हम पॉइंट मेंशन करना चाह रहे हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पर, देखो ये नीचे हमने लिखा है कि फूड और ऑक्सीजन मिलते हैं, रिएक्शन होती है दोनों के बीच में, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। और यही एक तरह से हम देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, किसमें, हमारे जैसे एनिमल्स में या ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन की हेल्प से। अभी खैर आगे अपन समझने वाले हैं इसको। तो ये जो है दो तरह का होता है। क्या दो तरह का होता है, रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह का होता है। ठीक है, देखते हैं कौन से। तो पहला टाइप है हमारे पास में एयरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत सिंपल है। एयर आपकी मेरी दोस्त है ना, एयर का मतलब ऑक्सीजन। एयर को आप किससे जोड़ोगे, ऑक्सीजन। मतलब ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं एयरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, ये किस में होता है, तो हमारे शेर मियाँ, छोटे शेर मियाँ, ये अलग अलग तरह की जो कैट्स हैं, मतलब एनिमल्स में डॉग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, पेंगुइन इज अ बर्ड, हाँ, तो ये ऐसे बर्ड्स हो गए, या ये जैसे मैं हो गया या सपोज और भी एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है, या छोटे जो काफ़ी सारे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ऐसे बहुत सारे लिस्ट बनाते जाओ आप। तो तितली हो गई, या अलग अलग तरह के बर्ड्स हो गए, कितना आप लगभग हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं उन सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। डेफिनेशन आप पढ़ के देखो, respiration which uses oxygen is called aerobic respiration. In aerobic respiration, the glucose food is completely broken down into carbon dioxide and water by oxidation. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसको पूरी तरह से टुकड़े कर दिया, पूरा उसको है ना ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उससे क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है, और साथ ही साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है, जो जिसके लिए कर रहे हैं अपन सारा माथापड़ी। और ये प्रोसेस यहां पर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, दिमाग लगाओ। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है,
किस में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन? ग्लूकोज बैठा है, ऑक्सीजन आके तोड़ देता है इसको। मतलब ऐसा कुछ दिमाग में डाल लो कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज भिड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं करके, फिर तोड़ फोड़ करके कुछ कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का जब एडिशन हो, ऑक्सीडेशन हम उस प्रोसेस को कह रहे हैं। आप ऐसा समझ सकते हो, बाकी क्या मतलब है इसका वो भी हम आगे अभी समझने वाले हैं। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? तो ये हम जैसे एनिमल्स में या बहुत सारे एनिमल्स में होता है। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं यहाँ पर कि दूसरा टाइप है हमारे पास में अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक, अन मत बोलो, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल लो। तो एनारोबिक उल्टा कर दो, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। देख लो यहाँ पर, respiration which takes place without oxygen is called anaerobic respiration. The microscopic organisms like yeast and some bacteria obtain energy by anaerobic respiration which is called fermentation. अच्छा भैया, तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा भी प्रोसेस है एनर्जी बनाने का जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। गजब है, बढ़िया। लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है एरोबिक में और एनारोबिक में। एरोबिक हम जैसे एनिमल्स में होता है, हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ब्रेन को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, भागेंगे तो बहुत एनर्जी, बोलने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए हमको। तो इतनी ज्यादा एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन से ही रिलीज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन से इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। जब इसके ऊपर हम थोड़ा डिफरेंस देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उस वक्त आपको ये भी बता देंगे। क्लियर हुई आपको वाली बात? अच्छा, होता किन में? तो यहां पर हमने लिखा यीस्ट में होता है। तो यीस्ट का हम देखते हैं, क्या हमारे पास पिक्चर है? ये यीस्ट का पिक्चर बिल्कुल भी नहीं है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाने के लिए मैंने ऐसा दिखा दिया है, लेकिन ये ऐसे ही है कार्टून। अच्छा, यीस्ट के लिए मैंने आपको ब्रेड दिखाया है। यीस्ट को हम लोग बोलते हैं खमीर बोलते हैं, आपको शायद आपने सुना होगा। हाँ, वो नहीं बनाते क्या, वो कुछ इडली जब बनाते हैं तो उसमें ऐसे कुछ डालते हैं, फिर उसको वो छोड़ के आते हैं छत पे भी, और वो खमीर उठता है, उसमें वो फूल जाता है। या उसको छोड़ो, ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड फूलती है ना, तो इसमें हम लोग वो यीस्ट का हमारे पास एक पाउडर आता है। तो यीस्ट क्या है? बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आंख से नहीं दिखते, बहुत छोटे होते हैं, और ये करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं, अपने फूड का ब्रेकडाउन करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, और ये बहुत अच्छी खासी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी फिर उस वक्त निकालते हैं। बहुत अच्छा अमाउंट में तो नहीं, बट हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और इसीलिए वो जो ब्रेड वगैरह है वो जब फूल जाता है, तो ये यीस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा हमें काम में आता है। ब्रूइंग एंड बेकिंग दोनों इंडस्ट्रीज में काम आता है। ये अल्कोहल वगैरह जो लोग बनाते हैं ना, उसमें भी यीस्ट काम में आता है। अच्छा, वो क्यों आता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अलावा आपका थोड़ा दिमाग क्या है ये, क्या है ये है एस्केरिस। क्या बोलते हैं इसको? एस्केरिस। में लिख देता हूँ यहाँ पर, या इसको आपने सुना होगा एक और नाम से, इसको राउंड वर्म भी हम लोग कहते हैं, या इसका एक और नाम होता है इंटेस्टिनल वर्म। एस्केरिस, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अच्छा, ये कहाँ होते हैं? वो आपके पास फोटो आता होगा कभी कभी व्हाट्सएप पे, कहते हैं चाउमीन मत खाया करो, ये देखो डॉक्टर ने इस बच्चे का ऑपरेशन किया तो पेट में से इतने सारे ये चाउमीन वाले कीड़े निकल रहे हैं। देखा है कभी? वो चाउमीन नहीं होती, वो ये होते हैं, एस्केरिस होते हैं, या इनसे एक डिजीज या एक कंडीशन होती है एस्केरिसियासिस, ऐसा कुछ करके। तो उसमें क्या होता है, ये बहुत छोटे इनके, मतलब यूँ समझो ओवा भी कैसे, फर्टिलाइज्ड एग्स, मतलब फर्टिलाइज्ड एग्स को यूं समझें कि आप समझ लो कि इनके बहुत छोटे छोटे से एग्स, जिनमें से फ्यूचर में बच्चे पैदा होने वाले हैं, वो फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं। जो खाना हम खाते हैं उसको कंटेमिनेट करते हैं। लेकिन कब ऐसा होता है? जब जो मन्योर है, जो फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, जो खेत में खेती कर रहे हैं, उसमें अगर ह्यूमन फीकल वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, या मतलब एक्सक्रीटा, ह्यूमन स्टूल बहुत ज़्यादा है, अरे मतलब इन शॉर्ट अपनी वो जो करते हैं ना अपन 2 नंबर में गंदा कचरा निकालते हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा है तो उस जगह पर ये बनते हैं, ये मतलब पनपते हैं, फिर इनके जो एग्स हैं वो आ जाते हैं, फिर वो एग्स वहाँ पे जो फसलें उग रही हैं खेतों में उनको कंटेमिनेट कर देते हैं। फिर उसमें अगर हम उन चीज़ों को, फलों को, फ्रूट्स को खा लेते हैं तो वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, फिर वहाँ से वो हमारे लंग्स में चले जाते हैं, हमारे हार्ट में भी चले जाते हैं,
और भी बॉडी में कुछ एक जगह चले जाता है। फिर वहां से लंग्स में से कफ वफ बन के लार्वी बन करके, मतलब ऐसे फिर छी अजीब सा मतलब कुछ वर्ड है, तो वहां से फिर ये लंग्स में से ऐसे कफ वगैरह बन करके ऐसे थ्रोट वाले रास्ते से वापस जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ बड़े हो जाते हैं। अभी फिर बच्चे पैदा करने लग जाते हैं, वहाँ पे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। अब समझने की कोशिश करना, वहाँ पर क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं। वो फिर वो इंसान को बहुत भूख लगती है। अब वो खाना तो ये कीड़े खा जाते हैं, वो तो बेचारा आदमी कहता है फिर भूख लग रही है मेरे को तो इसीलिए जो बहुत ज्यादा खाता है उसको हमारे लोग क्या कहते हैं सोसाइटी के, कीड़े है क्या तेरे पेट में? तो इसका मतलब इन कीड़ों की बात हो रही है। तो उनको बताना वो एस्केरिस है उस कीड़े का नाम, और वो वाले कीड़े नहीं है हमारे पेट में। तो ये एस्केरिस है। और ये क्या हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखोगे ना, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। क्यों? क्योंकि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो तो लंग्स में चली जाती है ना, पेट में थोड़ी जाती है, तो वहां कम होता है। तो वहां पर भी ये जिंदा रहते हैं। अच्छा, वो जिंदा कैसे रहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन से, बिना ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, बात ही खत्म कर दी इन्होंने यहाँ पर। तो ये है एस्केरिस, और ये एस्केरिस भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। फिर उसके अलावा एक और एग्जांपल है यहाँ पर, ये एक तरह की फंगस है, फंजाई किंगडम का मेंबर है। बहुत सारी फंगी होती है, बहुत सारी फंगी जो है एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, कुछ एक मेंबर जो है वो अनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये बहुत छोटा फंगस का कुछ जूम करके आपको दिखाया गया है यहाँ पर माइक्रोस्कोप से। तो ऐसे भी काफी सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो क्या करते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। सिंगल सेल वाले तो हैं ही, मल्टी सेल वाले भी हैं। तो मतलब बस आपको ये बताना था कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो करते ही हैं, एक सेल वाले तो करते ही हैं, लेकिन काफी ज्यादा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। एग्जांपल हमारे सामने है जीता जागदा, इसमें कितने सारे सेल होंगे, लाखों करोड़ों सेल्स होंगे। चलो फिर बढ़ते हैं आगे अपन इसके बाद में। तो इसके बाद में अब है हमारे पास में बहुत ही जरूरी बात। तो इस बहुत ही जरूरी बात की बाद में जल्दी हमारा जो है लेक्चर खत्म हो जाएगा। पूरा ध्यान अब इधर ले आना, ये सबसे जरूरी पार्ट है यहाँ का, सबसे जरूरी। ये जो चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको आपको पूरा का पूरा एज इट इज याद करना है, समझना है पहले। अभी मेरे साथ में इसको मैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मार्क कर रहा हूँ। मतलब इसके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो डोंट वरी। तो यहाँ चलो आ जाओ, अपन शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या टॉपिक, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे कैसे होता है। जैसे हमने अभी 2 मेथड देखे थे, एरोबिक रेस्पिरेशन देखा था, दूसरा अनएरोबिक रेस्पिरेशन देखा था। दोनों मेथड्स में यही हो रहा है, दोनों प्रोसेसेस में यही हो रहा है कि जो खाना खाया गया है, जो ग्लूकोज अंदर पहुंचा है, उसको ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करके उससे एनर्जी बना रहे हैं। तो ये वही प्रोसेस है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि व्हाट आर द वेरियस पाथवेज बाय विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू गेट एनर्जी। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलग तरह से उसको फ्रेम किया जा सकता है। तो हमारी बुक में देयर आर 3 वेज मेंशन, 3 रास्ते हमें मेंशन किए गए हैं। अच्छा, तीनों रास्ते कौन से हैं समझो यहाँ पर। पहला है हमारे पास में, हम शुरू करते हैं अपन से खुद से, ये वाला ह्यूमंस के लिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तो उसमें किस तरह से ये प्रोसेस होता है वो देख लेते हैं अपन, पाथवे किस तरह से बना होता है। सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, ग्लूकोज। ये आपको बनाना है कॉपी में, इसको याद करना है आपको। सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज में आप देखोगे 6 हमारे पास में कार्बन है, और साथ ही साथ में आप अगर यहाँ देखोगे ना तो यहाँ पर ग्लूकोज अपने को बना करके अपन ने दिखाया है। देखो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसके अलावा बाकी सारे के सारे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं। ये बाकी चीजें भी क्या है अभी बताऊंगा मैं आपको। तो इस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि ब्रेक डाउन होगा और सिंपलर में, और उसमें से ही हम एनर्जी भी निकल करके हमें मिल जाएगी। तो ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। तो पहले इस 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से हमें कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल मिलता है, आप यहां देखो, दैट इज पायरुवेट। ये पहला जो स्टेप है ये इन सब में कॉमन है। पहला स्टेप सब में सेम है, अगला स्टेप 3 तरह का है।
ये भी आप ध्यान रखो, फिर वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, अभी हमें समझ में आने ही वाली है ये वाली बात में। तो ग्लूकोज से सबसे पहले बनता है पायरुवेट। जैसे कोई भी सेल है, अगर हम ह्यूमन हो या फिर हमारा मान लो अमीबा हो या फिर मान लो यीस्ट हो या फिर मान लो कोई प्लांट का सेल हो या फिर मान लो कोई डॉग का सेल हो, बॉडी का कोई सा भी सेल हो, लिविंग होना चाहिए, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा इधर एक हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रियन हो सकता है। अब जरूरी नहीं है सब सेल में माइटोकॉन्ड्रियन हो इस तरह से इतना बड़ा, लेकिन हाँ चलो हम मान करके चल रहे हैं, मान लो चलो न्यूक्लियस जैसा भी कुछ है यहाँ पर हमारे पास में, कुछ एक और भी हमारे पास में जो है सेल ऑर्गेनेलीज हैं मौजूद। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले ये जो चीज होती है किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है कि जो ग्लूकोज आया है मान लो वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, इस साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में पहला स्टेप पूरा होता है और वो क्या है, ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है वो टूट करके पायरुवेट बनाता है या पायरुविक एसिड बनाता है जो कि 3 कार्बन वाला है, मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल। अब साथ साथ में क्या होगा, एनर्जी बनेगी। यहां देखो, यहां देखो, यहां पर आप देखोगे नेक्स्ट वाले पेज पर तो आपको समझ में आएगा कि ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड क्या चीज होती है। ये देखो, पायरुवेट पायरुविक एसिड कन्वर्जन है, छोड़ो वो हमारे काम का नहीं है। हमारे को जो चीज ध्यान देनी है वो है कि ये 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल होता है, कार्बन का नंबर 3 है। फिर यहां देखोगे आप पीछे तो ये पायरुवेट बन गया यहाँ पर, प्लस देखो हमने लिखा है यहाँ पर कि साथ साथ में एनर्जी भी बन रही है। हालांकि एनर्जी बहुत कम होती है, नेट जो यहाँ पर हमें एटीपी मिलते हैं वो शायद 2 ही एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी एटीपी क्या है वो हम थोड़ा धीरे आगे चल के समझेंगे। बाकी यूं समझो एटीपी मतलब एनर्जी का गुब्बारा, एक एटीपी एक एनर्जी का गुब्बारा, 2 एटीपी 2 एनर्जी के गुब्बारे। गुब्बारा मतलब इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटे छोटे हमारे सेल्स के अंदर। अच्छा, फिर यहां हो गया ये रिएक्शन, लेकिन अब इससे आगे का जो प्रोसेस है वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से होता है। सबसे पहला जो नॉर्मल सबसे ज्यादा है जिसके बारे में हमें बहुत कुछ पता है वो कौन सा है, ये वाला, जो कि किस में होता है, एनिमल्स में होता है, हम में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने बनाया था। तो ये वाला जो आगे का प्रोसेस है वो हमारे पास किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर होता है। इसको पूरा चाहो तो आप लिख दो। क्लियर हुई आपको वाली बात। तो माइटोकॉन्ड्रियन को या माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। पूरा बिजली पूरा एनर्जी कौन दे रहा है, यही दे रहा है। इसी में ही सबसे ज्यादा एनर्जी जो है हमारी बॉडी में बनती है, सेल्स के अंदर बनती है। तो क्या क्या बनता है साथ में, ये जो 3 कार्बन वाला पायरुवेट है इसका ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। और यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी का अमाउंट जो है वो बनता है। बहुत सारे एटीपी जो है, एनर्जी के गुब्बारे जो हैं वो बनते हैं यहां पर एक पायरुवेट के टूटने से। ये सब कुछ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमने बोला था ना कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो सांस छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं और जो पानी है उसको हम दूसरे मेथड से अपनी बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो ये तो है पहला पार्ट जो हमने समझा माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा हम कौन सा समझ रहे हैं, दूसरा हम समझ रहे हैं सिंपल वाला, ये रहा। ये किसमें है, यीस्ट में। किसमें, यीस्ट। अब यहां देखो होता क्या है, बहुत सिंपल है कि ये जो यीस्ट है ना, ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है क्या, अल्कोहल। आपको ये जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी, उनके लिए वेस्ट है, ह्यूमंस के लिए नहीं है। ह्यूमंस तो पागल लगे पड़े हैं, आधी दुनिया तो इसके पीछे। खैर अच्छी चीज नहीं है बिल्कुल भी अल्कोहल, इथेनॉल। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनकी ये जो प्रोसेस होता है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। बोले तो कैसा होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो यीस्ट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं और अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो मजबूरन ये कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट जो है ये करते हैं। क्लियर हुई आपको ये वाली बात। तो इसका यूज हम लोग कहां कहां पर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रेड बनाते हैं तो खमीर उठता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ साथ में निकलती है। आप यहां देखोगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ये निकालते ही हैं। साथ ही साथ में ब्रूइंग जो इंडस्ट्री है, ब्रूइंग का क्या मतलब है यहाँ पर,
अलग अलग तरह के जो ड्रिंक्स वाला जो है, बियर जैसे अल्कोहल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उनमें सालों के साल बड़े बड़े कंटेनर्स में ये यीस्ट को डाल करके और एक स्पेशल तरह का जो ग्लूकोज वाला सॉल्यूशन है उसको डाल करके छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर ये यीस्ट जो है उसको खाते हैं खाते हैं खाते हैं, फिर निकालते हैं निकालते हैं निकालते हैं। तो जो निकालते हैं वो क्या है, हमारा इथेनॉल। तो इथेनॉल का फिर अलग अलग तरह से वो कंजम्पशन लोग जो है मेडिकल इंडस्ट्री में करते हैं या बाकी कामों के लिए भी करते हैं। और साथ ही साथ में क्या बनती है, एनर्जी बनती है। अब बात ये होती है कि जैसा मैंने आपको बताया था, एरोबिक में अमाउंट जो है एनर्जी का वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का अमाउंट कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। जो एटीपी के गुब्बारे निकलते हैं एनर्जी के, वो काफी कम निकलते हैं। तो आपको याद रखना है कि पायरुवेट के आगे जो ब्रेकडाउन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और उससे क्या क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, उससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड साथ में बनती है, और एनर्जी तो बनती ही है जो उस यीस्ट को चाहिए थी जिसके लिए उसने ये काम किया था। और आप यहां पर देखोगे ये एक वर्ड और लिखा है कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल, बोले तो जो इथेनॉल है वो 2 कार्बन वाला हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है। 3 वाला था, 3 वाले से फिर हम 2 वाले पे आ गए। तो बड़े से छोटे पे हम छोटे से छोटे पे आते जा रहे हैं, और साथ ही साथ में हमें एनर्जी भी मिल रही है। तीसरा एक और केस हमें हमारी बुक में समझाया, जो हम लास्ट में समझ रहे हैं। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, वो तो आप कैसे भी समझ सकते हैं, बट तीसरा केस क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। समझना क्या होता है, ये कहाँ होता है, हमारे मसल सेल्स में होता है। आप समझना कैसे, मान लो किसी दिन हमारी किस्मत खराब, कुत्ता पीछे पड़ गया, हम भाग रहे, कुत्ता भाग रहा है, हम आगे कुत्ता पीछे, हम आगे कुत्ता पीछे, हम कह रहे मम्मी, कुत्ता कह रहे भाऊ भाऊ। तो थोड़ा केमिस्ट्री जम नहीं रही दोनों की। तो कहने का मतलब है अब होगा क्या कि हमारी टांगें थक जाएंगी, हमारे यार अब नहीं भाग सकते, बस कुत्ता नहीं थका, ठीक है। तो क्या हम उस वक्त यूं करेंगे, रुकेंगे, कुत्ते को बोलेंगे भैया रुक जाओ आप, अभी हमारे टांगों में से जो है एनर्जी जो थी वो यूज हो गई है, जो नहीं बन रही है वो स्लो बन रही है, वो अभी है नहीं एनर्जी, जो ऑक्सीजन वहाँ पहुँच, हमारी सांस तेज रहती ताकि जल्दी जल्दी जो ऑक्सीजन है वहाँ पहुँचे, और ज़्यादा वहाँ पर ये एक्टिविटी हो, और ज़्यादा एनर्जी बने, और वो एनर्जी यूज़ करके हम भागें, लेकिन एनर्जी खत्म हो गई। तो हम कुत्ते को रुकने के लिए बोल नहीं सकते कि भैया एनर्जी बनने दो थोड़ा, फिर वापस भागेंगे। तो रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी में फिर रेस्पिरेशन ने एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया कि ऐसी सिचुएशन में भी हमारी हेल्प कर दे। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में मतलब कैसे, कि हमारे मसल सेल्स में क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, जब हम बहुत भाग लिए और मसल्स में ऑक्सीजन ही नहीं बची, तो उस फॉर्म में भी बिना ऑक्सीजन के ही क्या होगा, ये प्रोसेस हो जाएगा। कौन सा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, और पायरुवेट से एक चीज बनेगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बोलते हैं। लैक्टिक एसिड भी क्या है, एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, लेकिन साथ ही साथ में एनर्जी भी हमें मिल जाएगी, और लैक्टिक एसिड जो है उससे हम बाद में जो है छुटकारा पाते रहेंगे। लेकिन हाँ, उस वक्त हम उस कुत्ते से काट खाने से जरूर बच जाएंगे। आई क्या बात आपको समझ में, भैया एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी चाहिए, सांसें तेज हो गई, रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन यार ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही मसल्स में इतना जल्दी। तो फिर क्या, फिर बॉडी ने तीसरा तरीका ढूंढ लिया कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारी बॉडी, हमारी जो मसल सेल्स हैं वो किस तरह से बिहेव कर रही हैं, किस तरह से एक्ट कर रही हैं, लेकिन एनर्जी बनाते हैं, हमें बचाते हैं। अच्छा, लैक्टिक एसिड का अगर आप शेप देखोगे तो दिस इज लैक्टिक एसिड। इसमें भी 3 कार्बन हैं, ये जो जॉइंट्स हैं यही कार्बन होते हैं, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, और यहाँ एक कार्बन है। तो ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूलाज आपको याद नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं करने, ये केवल आपको दिखाने के लिए कि देखो इस तरह से केमिस्ट्री है। फ्यूचर में आप जब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो इस तरह से आपको चीज़ें पढ़ने को वहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो लास्ट वाली चीज़ ही यहाँ पर लिखी हुई है। समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, another pathway for breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid which is also a 3 carbon molecule. तो हमारी बॉडी अलग रास्ता रहती है और पायरुवेट को तोड़ करके क्या बना देती है, हमारे उसमें लैक्टिक एसिड बना देती है। अलग एक रास्ता है ये वाला। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स। ये हमारी बुक में लिखा हुआ है कि ये जो बिल्डअप है किसका, लैक्टिक एसिड का हमारी मसल्स में, इससे क्या होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई आर क्रैम्प्स कॉज्ड, तो उसका आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है कि लैक्टिक एसिड जो बनता है एक्सेस, जब हम मस्कुलर को एक्टिविटी करते हैं तो ये लैक्टिक एसिड बाद में पेन कॉज करता है, और वही क्या है, क्रैम्प्स मतलब नहीं,
ऐंठन पड़ जाना, बायटा बोलते हैं उसको हम लोग, ऐसे अकड़ने लग जाती हैं मसल्स और दर्द होता है फिर मतलब कुल मिला करके, तो वो यहाँ पर है। लेकिन मैं आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ, काफ़ी नई रिसर्च है, कुछ 1 साल पुरानी, 1-2 साल पुरानी, तो उसमें ये कहा गया कि लैक्टिक एसिड से क्रैम्प्स नहीं होते। क्यूरियोसिटी करके एक एप्लीकेशन है जहाँ पर ये रिसर्च है, मैंने बहुत ज़्यादा इसको मतलब काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था तो बहुत ज़्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन ये था कि ऐसा प्रूव हुआ है कि इससे नहीं होता। तो ये नहीं पता कि किससे होता है, या अगर है तो मुझे पूरा श्योर नहीं है, लेकिन हाँ मॉडर्न साइंस ये कहता है कि क्रैम्प्स इससे नहीं होते। लेकिन हमें अगर पूछा जाता है तो हमें एनसीईआरटी में जो दे रखा है वही लिखना है। जब तक एनसीईआरटी में चेंज नहीं हो जाता हम चेंज इसको ना करें तो बेहतर है। फिर इसके बाद क्या है, अगला टॉपिक है हमारे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो आज की क्लास आई थिंक काफ़ी लंबी हो गई है, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट क्लास में अपन ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम को शुरू करते हैं, अच्छे से पढ़ना देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।